अम्मा मेरा रिश्ता लेकर पुप्पो के घर गई थी, क्योंकि पुप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। पर जो ही अम्मा ने मेरा रिश्ता मांगा, पुप्पो भड़क उठी और बोली, अपनी बेटी किसी अमीर घर में दूंगी। गरीब समझकर रहम खाती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, तो मेरी बेटी पर नजर रख ली। उस रात अम्मा बहुत रोई और मैंने बड़ा आदमी बनने की ठान ली। मैं जैसे ही घर वापस लौटा तो देखा सामने ही सहन में अम्मा के साथ पुप्पो बैठी हुई थी। मैं बेख्तियार रुक गया और पुप्पो को देखते हुए कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। पुप्पो ने जैसे ही मुझे देखा तो फौरन बोली, आ गया मेरा चांद। अरे मैं कब से तेरी मुंतजिर थी। जब से मुझे पता चला है कि मेरा चांद अफसर बन गया है, मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मेरा तो दिल बेख्तियार झूम उठा और आंखों से खुशी के मारे आंसू बह निकले। तुझे मालूम है, मैं अल्लाह के हुजूर 2 रकात नफल शुक्राने के अदा करके आई हूँ कि उसने आज मेरे चांद को इतना बड़ा अफसर बना दिया। ये ले इधर बैठ और मुंह मीठा कर अपना। पुप्पो ने एक ही सांस में ये सब कुछ कहते मुझे अपनी जगह पर बिठाया और फिर खुद ही सामने पड़े मिठाई के डब्बे में से एक गुलाब जामुन उठाकर मेरे मुंह में डाल दिया। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पुप्पो कहने लगी, बेटा तू जानता नहीं, तूने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। तू मेरा इकलौता भतीजा है जो मुझे जान से प्यारा है। आज जब तू इतना बड़ा अफसर बन गया तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हों। भाई साहब को आज तुम पर बहुत फख्र होगा, वो तुम पर नाज कर रहे होंगे। पुप्पो ने ये कहते अपनी आंखों में आए नादीदा आंसुओं को साफ किया और फिर बोली, मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं शादी में ताखीर नहीं करूंगी, बस तुम बारात लाने की तैयारी करो। पुप्पो ने चहकते हुए जब ये कहा तो मैं और अम्मा नाफहमी से उनकी तरफ देखने लगे। तभी मैंने आहिस्ता से कहा, पुप्पो कैसी शादी, किसकी बारात, आप ये क्या बात कर रही हैं? तो पुप्पो बोली, अरे बेटा तुम भूल गए, बुशरा के साथ तुम्हारी शादी तय की थी और अब मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द बुशरा तुम्हारी दुल्हन बनकर इस आंगन में उतर आए। मेरी तो दिल की बरसों से यही ख्वाहिश थी। पुप्पो ने जब ये कहा तो मैं हमन्नकों की तरह उनके चेहरे की तरफ देखने लगा और अम्मा के चेहरे पर भी कमोबेश ऐसे ही तासुरात थे। मैं कुछ बोलने ही लगा था कि अम्मा बोली, अरे ज़किया अभी तो शादी का कुछ नहीं सोचा और ना ही अभी आमिर शादी करना चाहता है। अभी कुछ वक्त इसे अपनी नौकरी को देना है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है और इसे अपने फ़र्ज़ को समझना है, इसलिए अभी तो शादी का जिक्र मत करो। अम्मा ने संजीदगी के साथ बड़ी सहूलत से पुप्पो तक अपना पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन पुप्पो अपनी ही कहने लगी, अरे भाभी मैं कब हथेली पर सरसों जमा रही हूँ, मैं कौन सा कह रही हूँ कि आज भी आकर ले आओ। अरे अभी तो शादी की तैयारियाँ होंगी, मैं हर फंक्शन धूमधाम से करूँगी, बड़ी शानो शौकत से अपनी बेटी को रुखसत करूँगी। आखिर को इतने बड़े अफसर की बीवी बनेगी, शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए। पुप्पो ने जैसे लालची अंदाज में जब ये कहा तो मैं अम्मा की तरफ देख कर रह गया। पुप्पो की ये बातें मुझे गुस्सा दिला रही थी, लेकिन मैं कुछ कहते कहते चुप हो जाता। इसी दौरान पुप्पो कहने लगी, अरे भाभी तुम तो जानती हो कि आमिर मुझे शुरू से ही पसंद था और मैंने हमेशा इसे अपने दामाद बनाने का सोचा था। मैंने हमेशा बुशरा के साथ आमिर का ही तस्वुर किया था, इसलिए तुम अब शादी की तैयारी शुरू करो। मैं 2-3 माह तक शादी कर दूंगी। तुम्हें मालूम है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसी वजह से मैं चाहती हूँ बुशरा को अपने घर का करके पुरसकून हो जाऊँ। पुप्पो ने अपने तौर पर सारी प्लानिंग कर रखी थी और मुझे उन पर अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं माँ की वजह से मजबूर था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ पुप्पो की बहुत इज्जत करती हैं और अब्बा के इकलौते रिश्ते को अम्मा ने हमेशा सर पर बिठा कर रखा था। इसी दौरान बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो मेरे साथ साथ अम्मा और पुप्पो ने भी सर उठाकर देखा तो दरवाजे से एक लड़की दाखिल हो रही थी। अम्मा और पुप्पो के चेहरे पर नाकाबिले फ़हम से तासुरात थे, जबकि मैंने उस लड़की को अंदर आने का इशारा किया। वो झिझक कर कदम उठाती हुई अंदर चली आई। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था, जिसके ऊपर मल्टी कलर का दुपट्टा बहुत भला और खूबसूरत मालूम हो रहा था। अंदर आते ही उसने जब अम्मा और पुप्पो को सलाम किया तो उन दोनों ने जवाब देने की जहमत नहीं की, क्योंकि वो दोनों उस लड़की को देख रही थी कि आखिर वो है कौन और यहाँ पर क्या कर रही है। मेरा नाम आमिर है और मेरी उम्र इस वक्त 26 बरस है। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूँ और अम्मा के साथ एक छोटे से 2 कमरे के घर में एक पसमानदा से मोहल्ले में रहता हूँ। अम्मा मेरी बचपन में ही बेवा हो गई थी। जब मैं 10 बरस का था तो अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा बिल्कुल ठीक ठाक थे। अच्छे भले काम से वापस लौट कर घर आए तो तबीयत में कुछ बेचैनी महसूस की। अम्मा से कहने लगे, मेरे लिए शरबत बना दो, मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मा सर हिलाते हुए किचन में गई थी कि एकदम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही अम्मा तेज़ी से बाहर निकली तो अब्बा सामने ज़मीन पर गिरे हुए थे। ये मंजर देखकर अम्मा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो दौड़कर अब्बा के करीब पहुंची। अब्बा ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा हुआ था और उनके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार दिखाई दे रहे थे। अम्मा चिल्लाने लगी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? उठे।
अम्मा अब्बा को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब्बा की जान निकलती जा रही थी और सिर्फ कुछ ही लम्हे लगे थे कि अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं जो अभी गली से खेलकर घर वापस लौटा था, अम्मा को अब्बा के पास इस तरह बैठा देखकर रोता हुआ मेरी अपनी जान निकल गई। मैं दौड़कर अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और अब्बा नीचे क्यों सो रहे हैं? अम्मा ने मेरा सवाल सुनकर एकदम मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, आमिर मेरे बेटे तू यतीम हो गया, मैं बेवा हो गई, तेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, हम अकेले रह गए हैं। उस वक्त मुझे ना तो यतीमी का मतलब पता था और ना ही बेवा होने की समझ थी। मैं तो बस अब्बा को देखे जा रहा था जो मुझे देखकर भी नहीं उठे थे, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर भी मुझे सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि अब्बा मेरी आवाज़ सुनकर फ़ौरन उठ जाते थे और मुझे सीने से लगाकर प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था और उनकी मोहब्बत का ख़जाना सिर्फ मेरे लिए था, इसीलिए मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं एकदम आगे बढ़ा, अब्बा के सीने पर हाथ रखा। अब्बा उठें, मैं आ गया हूँ, उठें तो सही, मेरी बात सुने। आज मैंने पूरे 25 स्कोर किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली। मैं अब्बा को अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उठा रहा था, लेकिन अब्बा नहीं उठे और मेरी बातें सुनकर अम्मा के रोने में मजीद इजाफा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके घर में लोग जमा हो गए और अब्बा की बहन मेरी पुप्पो भी आ गई। पुप्पो ने तो आते ही बैंड डालना शुरू कर दिए। रो रो कर वो अपना सर पटकने लगी। उनका इकलौता भाई था, कैसे ना दुख होता। अब्बा की तदफीन तक मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आया कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, और उनकी तदफीन के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कड़ी धूप में आ गया हूँ। अम्मा के तो आंसू रो रो कर खुश्क हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि अब आगे क्या करना है। लेकिन गम जो भी हो, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जख्म कितना ही गहरा क्यों ना हो, वक्त उस पर मरहम लगा ही देता है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके हम दुनिया में मगन होने लगे। मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गया और अम्मा ने दोबारा सिलाई मशीन संभाल ली, क्योंकि अब्बा के होते हुए अब्बा ने मशीन छुड़वा दी थी और कहा था कि तुम काम नहीं करोगी। लेकिन अब्बा के जाने के बाद अम्मा का सिलाई मशीन का हुनर ही काम आया और वो मशीन संभाल कर बैठ गई। अम्मा मुझे स्कूल भेजकर मशीन पर बैठ जाती और कपड़े सिलाई करती रहती। मैं स्कूल से आता, मुझे खाना देती और फिर कुछ देर आराम के बाद दोबारा से मशीन पर बैठ जाती। अम्मा का काम बहुत बढ़ गया था और वो सारा दिन मशीन पर झुकी रहती थी। अम्मा को मैं इस तरह मेहनत करता देखकर बोलता, अम्मा तुम उठ जाओ, बस अब कितना करोगी, थक जाओगी। लेकिन अम्मा आहिस्ता से मुस्कुरा देती और कहती, आमिर मेरे बेटे, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे अब आदत हो गई है, और तुम जाकर आराम करो, सुबह स्कूल भी जाना है, रात बहुत हो गई है। अम्मा मुझे सोने के लिए भेज देती और मैं भी उठकर बिस्तर पर चला जाता। और फिर अम्मा की सिलाई मशीन की आवाज़ में कब नींद की देवी मुझ पर मेहरबान होती, मुझे पता ही ना चलता। अगले दिन भी वही रूटीन होती। इसी तरह करते करते मैं जवान हो गया। इंटर का इम्तहान देने के बाद मैंने एक सुपर स्टोर पर वक्ती तौर पर मुलाजमत कर ली। मैं आगे पढ़ना चाहता था और साथ साथ नौकरी करके अम्मा का हाथ बटाना चाहता था, क्योंकि अम्मा अब बहुत बीमार रहने लगी थी। मुसलसल काम करने की वजह से उनकी नज़र भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसलिए मैंने जो पहली नौकरी मिली उसे ही गनीमत समझा और काम करने लगा। अब्बा की बस एक ही बहन थी, ज़किया पुप्पो, जो अब्बा के मरने के बाद भी अक्सर चली आती और मेरा और अम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती, मुझसे बहुत मोहब्बत जताती और अक्सर मुझे अपने पास बिठा कर कहती, तुम मेरे मरहूम भाई की इकलौती निशानी हो, मुझे बहुत अजीज़ हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पुप्पो की मोहब्बत, उनकी तवज्जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती और मैं मुंतज़िर रहता कि पुप्पो कब आएंगी। पुप्पो की 3 बेटियाँ थीं, सबसे बड़ी बुशरा, फिर इसरा और फिर युसरा थी। बुशरा अक्सर पुप्पो के साथ आया करती और मैं बुशरा को देखकर न जाने क्यों शर्मा सा जाता। वो मुझे अच्छी लगती थी और ये कब मुमकिन हुआ, अब तो मुझे याद भी नहीं। बुशरा भी शायद अपने दिल में मेरे लिए कुछ ख़ास जज्बात रखती थी, या फिर ये मेरा वहम था। लेकिन मैं जब उसे देखता था तो मुझे अच्छा लगता था। मैं उसके साथ बैठकर बातें करता और कितनी ही देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ बातों में मशगूल रहते और वक्त गुजरने का पता ही ना चलता। अम्मा को भी बुशरा बहुत पसंद थी। सादा सी, धीमे मिजाज वाली, काफ़ी सुघड़ और सलीकामंद लड़की थी। वो अक्सर अम्मा के पास सिलाई का कुछ ना कुछ सीखने चली आती। कोई मुश्किल डिज़ाइन होता तो अम्मा के पास आकर सिलाई करती और सारा सारा दिन यहीं गुजार देती। अम्मा उसे अच्छे से समझा देती और फिर वो समझ जाती। बुशरा ने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई नहीं की थी, हालांकि पुप्पो ने उसे कहा भी और समझाया भी, लेकिन बुशरा का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे घरदारी में दिलचस्पी थी। उसे घर को सजाना, बनाना और खाना पकाना पसंद था। वो घर की सेटिंग आए रोज़ तब्दील करती रहती और पुप्पो अक्सर उसके सलीके और ज़ौक़ की तारीफ़ करती थी। खुद मेरी अम्मा भी बुशरा की इन खूबियों की मोतरिफ़ थी और अक्सर कहती, आजकल की लड़कियां तो बस
फैशन और मोबाइल की दिलदादा हैं, जबकि अपनी बुशरा तो सलीकामंद और हुनरमंद लड़की है। ऐसी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा देता। दिन इसी तरह एक मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। घर में खामोशी थी, सिर्फ सिलाई मशीन की टिक टिक गूंज रही थी। अम्मा मशीन पर झुकी रहती, लेकिन उनकी आंखों में कहीं दूर की परेशानी का अक्स था। मैं उनके पास बैठा था, चुपचाप, शायद दिल में कुछ बोलने की हिम्मत जमा कर रहा था। खामोशी बढ़ती गई। बिलाखिर अम्मा ने मशीन रोकी, चश्मा उतारा और मेरी तरफ बगौर देखते बोली, आमिर, एक बात पूछूं? सच सच बताना। अम्मा के अंदाज पर मैं चौंक सा गया। हौले से मुस्कुराया। पूछें? अम्मा, कभी आपसे कुछ छुपाया है? मेरे कहने पर अम्मा ने एक पल को तवक्कुफ किया, फिर थोड़ा सा झुककर मेरे घुटने पर हाथ रखा। बुशरा कैसी लगती है तुझे? अम्मा ने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा तो मेरी सांसें जैसे थम गई। वही बुशरा जिसकी बातों से दिल बहलता था, जिसकी हंसी दिन सवार देती थी, जिसकी मौजूदगी मेरे अंदर अजीब सी खुशी जगाती थी और जिसके ख्वाब में अक्सर देखता था। अम्मा उसी की बाबत मुझसे राय ले रही थी और मेरा दिल चाहा कि चीख चीख कर कहूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहा भी तो बस इतना कि अम्मा, बुशरा अच्छी है, बहुत सलीकामंद है, नरम गो है, तमीज़दार है, बस इतना ही। मेरे कहने पर अम्मा ने मेरी आंखों में झांका। मैं थोड़ा शर्मा गया, मगर फिर हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, अम्मा, अगर आप पूछ रही हैं कि क्या मैं उसे अपनी बीवी के रूप में सोचता हूँ, तो हाँ अम्मा, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने एकदम से कह दिया और फिर सर झुका लिया। अम्मा के चेहरे पर हल्की सी रोशनी आई, जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई दिया जल गया हो। तो फिर बेटा, हम कल ज़किया के घर चलेंगे और तेरे लिए बुशरा का हाथ तलब करेंगे। अल्लाह खैर करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं खेल उठा। अगले दिन अम्मा ने सुबह ही मुझसे कहा, आमिर बेटा, आज दफ्तर से जल्दी आ जाना, शाम को फूफो के यहाँ जाना है, और हाँ, आते हुए मिठाई का डब्बा भी लेते आना। अम्मा की यकीन दहानी पर मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, खुशी भी थी, डर भी, और उम्मीद भी, और एक अनजाना सा वसवसा भी तंग कर रहा था। शाम को अम्मा ने सब्ज रंग का नया सूट पहना, जिस पर हल्की सी कढ़ाई थी, चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगा लिया और चादर ओढ़कर तैयार थी। मैंने साफ शलवार कमीज पहनी, जूते पॉलिश किए और अम्मा के साथ पुप्पो के दरवाजे पर पहुंच गया। मिठाई का डब्बा हाथ में थामे हम दोनों माँ बेटा एक उम्मीद से यहाँ आए थे। पुप्पो ने दरवाज़ा खोला तो हैरान हुई, हमारी तैयारी को गौर से देखा तो हमेशा की तरह गर्मजोशी से नहीं मिली। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा तजस्सुस और थोड़ा सा तगाफुल था। अरे भाभी, आप सब खैरियत तो है? पुप्पो ने सलाम दुआ किए बगैर ही पूछा। हाँ ज़किया, खैरियत है, थोड़ी सी बात करने आए थे। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा तो हम अंदर चले गए। बुशरा अंदर नहीं थी, सिर्फ इसरा और युसरा खेल रही थी। अम्मा ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर आहिस्ता से असल मुद्दे की तरफ आई। ज़किया बहन, एक बात करनी थी। सोचा अपनों से क्या पर्दा, हमारे आमिर ने तो माशाल्लाह काम भी शुरू कर दिया है और मैं चाहती हूँ अब इसका घर बसा दिया जाए। अम्मा ने नरमी से कहा तो पुप्पो के चेहरे पर कुछ सन्नाटा सा फैल गया। फिर पूछा, तो? पुप्पो की पूछने पर अम्मा बोली, तो ये सोचा था कि अगर तुम मुनासिब समझो तो हम बुशरा का रिश्ता लेने आए हैं। एक पल की खामोशी छा गई, फिर जैसे बिजली गिरती हो पुप्पो की आवाज़ बुलंद हुई। क्या कहा तुमने? बुशरा का रिश्ता? इस गरीब से? पुप्पो तेज लहजे में बोली। अम्मा का रंग फक हो गया, लेकिन वो पुरसकून रही। ज़किया, क्या कहा? आमिर तेरा भतीजा है, यतीम है, मैंने बहुत मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया है, अब अल्लाह का करम है, नौकरी भी लग गई है। अम्मा ने फिर भी नरमी से कहा तो पुप्पो चमक कर बोली, नौकरी लग गई है तो क्या हुआ? अफसर बन गया है? क्या तू आसमान पर चढ़ गया? देखो भाभी, मैं तो इस पर सिर्फ तरस खाती थी, तभी मोहब्बत भी करती थी, क्योंकि मेरे भाई का बच्चा था, इकलौता था, लेकिन रिश्ता, वो भी अपनी बेटी का। माफ़ करना, मैं अपनी बेटी किसी अमीर बड़े घर में दूंगी जहां वो ऐश करे और किसी चीज़ के लिए ना तरसे। पुप्पो ने बेरहमी से कहा तो मुझे ऐसा लगा मेरे कानों में जैसे सीसा पिघल कर डाल दिया गया हो। मेरा दिल धक से रह गया। अम्मा ने भी आंखें झुका ली। ज़किया, तुम्हें ये सब कहते शर्म ना आई? इतने सालों की मोहब्बत भी याद ना आई? तुमने तो रिश्तों का लिहाज ही बुला दिया। अम्मा ने दुख से कहा तो पुप्पो का लहजा सख्त हो गया। मोहब्बत अपनी जगह, मगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तुम्हारा बेटा यतीम है, गरीब है, एक मामूली नौकरी मिली है जिससे सिर्फ चंद हज़ार कमाता है। पुप्पो ने बेरहमी से कहा तो अम्मा बोली, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें हमारा रिश्ता कबूल नहीं? ज़किया बहन, अम्मा की आवाज़ फिर आई, बेटे की काबिलियत, उसका किरदार, उसका खुलूस, क्या ये सब काफ़ी नहीं? पुप्पो कड़वी हंसी हंसी, अब तो मुझे ताना भी दोगी? अरे भाभी, सच सुनना चाहती हो? तुमने तो हमारे पीछे बेटी पर नज़र ही रख ली।
मोहब्बत के नाम पर दामाद बनाने की चाल चल ली, लेकिन मैं इतनी सीधी नहीं हूँ। बुशरा की किस्मत किसी बड़े घर की चौखट से बंधी है। आमिर के लिए इसके ख्वाब देखना बंद करो। पुप्पो ने दो टोक अंदाज में बात करते हुए कहा। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अम्मा ने मेरा हाथ दबाया। चलो आमिर, चलते हैं। और हम उठ खड़े हुए। अम्मा ने बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। पुप्पो ने मुरवतन भी नहीं रोका। मेरा दिल पुप्पो के हर लफ्ज़ पर छलनी हो चुका था। और एक बात तो मैंने उसी वक्त तय कर ली थी, ये जो घुमंड है ना दौलत, हसब नसब, रुतबे का, इसे मैं रौंद कर ही दम लूँगा। पुप्पो के लफ्ज़ों ने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा बुरा किया था और पुप्पो से मुझे अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपना हाल बदलूंगा और हर हाल में खुद को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाकर दम लूंगा जहां पर पुप्पो मेरी तरफ देखते अपनी गर्दन ऊंची करेंगी। हम वहां से अपनी बेइज्जती करवाकर घर वापस लौट आए और मैं जान गया था कि अब पुप्पो मुझे रिश्ता नहीं देंगी, लेकिन दिल के कोने में बुशरा का चेहरा आज भी हल्की सी नमी के साथ मौजूद था। खामोश और सादा चेहरा आज भी मेरे दिल को बेख्तियार कर देता। रिश्ते से इनकार के बाद वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील रात थी। पुप्पो की आवाज़ें, उनका लहजा, उनका गुरूर, सब कुछ मेरे जहन में गूंजता रहा। अम्मा तो खामोश थी, शायद उनके दिल का दर्द उनकी आंखों के रास्ते बह चुका था, मगर मेरे दिल में एक तूफान था, कुछ ऐसा जो अब सिर्फ एक ही सिमत जा रहा था, खामोशी से आगे बढ़ने की, खुद को मनवाने की और ऐसा बनने की कि कोई पुप्पो, कोई दुनिया मेरे वकार को ठुकरा ना सके। उस रात मैंने अपने कमरे की कुंडी बंद की, बिस्तर पर लेटा और छत को घूरते घूरते आंखें मूंद ली। सुबह आंख खोली तो पहली बार खुद को बदला हुआ महसूस किया। मैंने आईने में खुद को देखा और जैसे खुद से कह दिया, अब तुम्हें रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसके बाद मैंने सबसे पहले सुपर स्टोर की मुलाजमत छोड़ी। अम्मा ने बहुत रोका और कहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा, मगर मैंने उनके हाथ थाम कर कहा, अम्मा अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो छोटा छोड़ना पड़ेगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मैंने किताबें खरीदी, एक डायरी ली जिस पर सुनहरी हरूफ में लिखा था CSS, मेरे ख्वाब का पहला नक्श। मैंने दिन रात एक कर दिए। सुबह फजर के वक्त उठता, वजू करता, कुरान पाक की तिलावत करता और फिर किताबों में खो जाता। मुताला मेरा जुनून बन चुका था। मैं ना किसी दोस्त से मिलता, ना किसी तकरीब में जाता और ना ही किसी को बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने खुद को अपने कमरे और पढ़ाई तक महदूद कर लिया। जब कभी मैं इतनी मेहनत से घबराने लगता और ख़ुद को कमज़ोर महसूस करता तो पुप्पो के अल्फाज याद कर लेता। नफ़रत और बेजारी में डूबे हुए पुप्पो के अल्फाज मुझे एक अलग तरह से हिम्मत देते और आगे बढ़ने के लिए हौसला देते, और मैं दोबारा से कमर कस लेता और फिर से किताबों में खो जाता। अम्मा का सादा सा किचन, सिलाई मशीन की आवाज़ और मेरी पढ़ाई, यही 3 चीज़ें रह गई थी हमारी ज़िंदगी में। मैं रोज़ शाम के वक्त अम्मा के लिए चाय बनाता, उनके साथ बैठकर 2 घड़ी गपशप करता और फिर वापस किताबों में गुम हो जाता। मेरे पास ना किसी कोचिंग सेंटर की फ़ीस थी, ना किसी माहिर उस्ताद की रहनुमाई, ना इंटरनेट, ना कोई टेस्ट सीरीज़। मेरे पास था तो सिर्फ एक अज़्म, आगे बढ़ने का, जुनून और अम्मा की दुआएं। पहले महीने मैंने सिलेबस को छोटे हिस्सों में तकसीम किया, रोज़ एक टारगेट बनाता और तब तक नहीं सोता जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए। नींद कम होती जा रही थी, मगर हौसला बढ़ता जा रहा था। अम्मा अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया करो, कहीं बीमार ना पड़ जाना। मैं हंसकर कहता, अम्मा ये थकन नहीं है, कामयाबी का रास्ता है और मैंने अब मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेना है। दूसरे महीने में अब मैंने अखबारात पढ़ना शुरू किए, तज्जिए लिखने लगा, हर रोज़ एक मजमून तैयार करता। मेरे हाथों की उंगलियां भी अब कलम की आदी हो चुकी थीं। कमरे की दीवारों पर नक्शे चिपका दिए, कॉर्नर पर पाक स्टडी के नोट्स रखे, कुर्सी के साथ चाय का कप और दिल में सिर्फ एक ख्वाब, CSS करना है, अफसर बनना है। मेरा इम्तहान करीब आने लगा। बाहर बारिशें हो रही थी तो अम्मा बीमार हुई तो उनके लिए दवा, नाश्ता सब कुछ